नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दर्शकों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करते हैं। नया विषय है नीच भंग राजयोग। राजयोग कई प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ राजयोग इस प्रकार से होते हैं जो नकारात्मक होते हुए भी पॉजिटिव रिजल्ट दे जाते हैं। कोई भी ग्रह कुंडली में नीच का है, डिसेबिलिटी है, और वो अगर उच्च का परिणाम दे जाता है तो वो किस प्रकार देता है, कौन से योग बनने पर देता है, किस परिस्थिति में देता है, इस पर आज हम चर्चा करते हैं। तो दर्शकों, पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक करना ना भूलिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा। दर्शकों, जैसा कि विषय है नीच भंग राजयोग। नीच भंग मैंने पहले भी एक बार ये वीडियो बनाया है इस विषय पर, इसी पर हम कुछ और प्रकाश डालना चाहूँगा। कोई भी ग्रह अगर कुंडली के अंदर, हम यहाँ बात कर रहे हैं लग्न कुंडली की, लग्न कुंडली में अगर कोई भी ग्रह नीच का होकर बैठा है और वो अप्रभाव है, नीच का होने का मतलब हो गया कि उसकी जो क्षमता है उसमें कमी आ जाती है, वो शुभ फल नहीं दे पाता है, उसकी जो योग्यता के अनुसार डिसेबिलिटी हो जाती है, उसमें असक्षम हो जाता है शुभ फल देने के लिए। कोई भी ग्रह उच्च का है तो वो उच्च के फल देता है, अच्छे फल देता है, शुभ फल देता है। अब यही अगर नीच का ग्रह उच्च के फल देने लग जाए, वो कैसे होता है, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। दर्शकों की, अगर उस ग्रह का स्वामी केंद्र में आ जाता है, जो ग्रह नीच का है और जिस राशि में वो नीच का है, इस पर हम पहले बताता चलो मैं कि कौन सा ग्रह कहाँ पर नीच का होता है और कहाँ पर उच्च का होता है। शुरू से बात करें तो सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का होता है। तो चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में नीच का होता है। फिर मंगल की बात करें तो वो मकर राशि में उच्च का होता है और कर्क राशि में नीच का होता है। बुध कन्या राशि में उच्च का होता है और मीन राशि में नीच का होता है। गुरु कर्क में उच्च का होता है और मकर में नीच का होता है। शुक्र की बात करें तो शुक्र कन्या राशि में नीच का होता है और मीन राशि में उच्च का होता है। शनि सूर्य से अपोजिट है, वो तुला राशि में उच्च का होता है तो मेष राशि में नीच का होता है। इस प्रकार ये सातों ग्रहों का वर्गीकरण उच्च का और नीच का बताया गया है। राहु केतु को इसमें कंट्रोवर्सी है, कोई किसी राशि में बताता है, कोई किसी राशि में बताता है। मूल रूप से राहु मिथुन राशि में उच्च का होता है और धनु राशि में नीच का होता है, तो केतु धनु राशि में उच्च का होता है और मिथुन राशि में नीच का होता है। इस प्रकार, और इसमें कुछ विरोधाभास है, इस कारण इनको विशेष स्थान नहीं दिया गया है राहु केतु। तो प्रमुख रूप से हम इन ग्रहों की बात, क्योंकि इन राहु केतु की कोई राशियां नहीं है, स्वयं की कोई राशियां नहीं है, तो आज हम इन सातों ग्रह के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो दर्शकों, उदाहरण स्वरूप बताऊँ, अगर कोई ग्रह 6, 8, 12 में और नीच का होकर बैठा है, 3, 6, 8, 12 में नीच का होकर ग्रह बैठा है, तो वो शुभ फल नहीं देगा, अशुभ फल देगा। लेकिन वो जिस ग्रह में बैठा है उसका स्वामी केंद्र में अगर उच्च का हो जाता है तो वो उस ग्रह की नीचता को भंग कर देता है और वो नीच भंग होने के कारण वो एक राजयोग का निर्माण करते हैं।
ये होता है नीच भंग राजयोग। जैसे कि उदाहरण स्वरूप से मान लेते हैं कि बुध मीन राशि का होकर छठे या आठवें भाव में बैठा हुआ है और गुरु अगर दशम भाव में बैठा हुआ है, ऐसी परिस्थिति में बुध मीन राशि में नीच का होता है और उसका जो स्वामी गुरु है वो दशम भाव में या केंद्र में कहीं पर भी बैठा हुआ है, तो वो नीच भंग राजयोग उस बुध की नीचता को खत्म कर देता है और वो उसका शुभ फल लेने लग जाता है। और उदाहरण समझाऊं मैं कि अगर चंद्रमा भी और गुरु के साथ वो केंद्र में बैठा हुआ है तो डबल नीच भंग राजयोग बना देता है। इस परिस्थिति में अब पूछोगी कि चंद्रमा का इससे क्या संबंध, बुध मीन राशि में नीच का हुआ और उसका जो राशि, उस राशि का जो स्वामी है मीन राशि का, वो केंद्र में आ गया है दशम भाव में। तो ऐसी परिस्थिति में वहां पर वो, क्योंकि मीन राशि अगर छठे भाव में है तो गुरु दशम भाव में जाने पर वो कर्क राशि में आ गया तो उच्च का हो गया। और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा वो अगर केंद्र में चतुर्थ भाव में या लग्न में या सप्तम भाव में आ जाता है तो डबल नीच भंग राजयोग का निर्माण कर देता है। और उदाहरण बताऊं इसके में कि अगर नवमास में, नवमास कुंडली के परिचय आप कर चुके जानते होंगे, लग्न कुंडली का नवा भाव, नवास कुंडली 16 वर्ग में 16 प्रकार की जो कुंडलियां बनती हैं और उसमें नवास का विशेष महत्व, क्योंकि लग्न की जो आत्मा है वो नवास में तो देखी जाती है। लग्न में जो ग्रह शुभ फल देगा या न देगा उसकी कंडीशन नवास कुंडली को देखने पर ज्ञात होती है। तो हम अपने मूल बिंदु पर आते हैं कि अगर बुध उदाहरण स्वरूप किसी भी भाव में मीन राशि का होकर बैठा है या मंगल कर्क राशि का होकर बैठा है और चंद्रमा नवास कुंडली के अंदर केंद्र में आ गया, 1, 4, 7, 10 इन भावों में अगर नवास कुंडली में चंद्रमा केंद्र में बैठा हुआ है, ऐसी परिस्थिति में भी वो मंगल का नीच भंग राजयोग करवा देता है। क्योंकि मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं, तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा अगर नवास कुंडली में केंद्र में चला जाता है तो इसी परिस्थिति में भी वो नीच भंग करवा देता है। तो ये कुछ फार्मूले हैं नीच भंग राजयोग के। अगर जो ग्रह लग्न कुंडली में नीच का है उसका राशि स्वामी केंद्र में बैठा हुआ है या फिर नवास कुंडली के केंद्र में चला गया है, ऐसी परिस्थिति में भी वो नीच भंग राजयोग का निर्माण कर देता है और ये राजयोग उस ग्रह की नीचता को भंग कर देता है। अब नीचता क्या होती है इस पर हम कुछ प्रकाश डाल लेते हैं। दोस्तों, जैसे सूर्य ग्रह है, उसके अपोजिट में शनि ग्रह है। जहां सूर्य उजाला है, शनि अंधेरा है। नीचता होती ही यही है, अंधेरे से उजाले की ओर यात्रा। जहां उसकी कमी है उसकी पूर्ति अपोजिट करता है। मंगल में ऊर्जा है तो गुरु में ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है। जहां ऊर्जा शक्ति असंतुलित होती तो गुरु उसको संतुलित सामने बैठा हुआ, इसीलिए एक दूसरे के सन्मुख विरोधाभास रखा है इनको। गुरु जहां पर नीच के होते हैं मकर राशि में, तो मंगल वहां पर उच्च के होते हैं। और मंगल अग्नि तत्व है तो कर्क राशि में वो नीच का हुआ तो गुरु वहां प्रबल हो गया, वो वहां पर उच्च का हो गया। सूर्य मेष राशि में, वहां उसको अग्नि मिली तो वो वहां उच्च का हो गया। लेकिन शनि अंधेरा है, तम है, तो वो मेष राशि में उच्च का नहीं हो सकता, वहां पर वो नीच का हो जाता है। बुध विवेक वो मीन राशि में जाकर नीच का हो गया है।
क्योंकि जहां ज्ञान और बुद्धि का संयम हो जाता है वो वहां पर आलिशान वैभव या ऐशो आराम दिखावट वो पसंद नहीं करता है। तो वहां पर शुक्र उच्च का हो जाता है, एक दूसरे के अपोजिट है बुध और शुक्र। सूर्य और चंद्रमा, चंद्रमा एक मात्र ऐसा ग्रह है इसके सम्मुख, क्योंकि चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का है तो वो वृश्चिक राशि में मंगल की राशि में आकर नीच का हो जाता है, क्योंकि वृश्चिक राशि में छल कपट है। चंद्रमा सौम्य ग्रह है, उसको सौम्यता चाहिए, वो वृषभ राशि में ही उच्च का हो सकता है। वृश्चिक राशि में जहां छल कपट की बात आती है, वृश्चिक बिच्छू है, डंक मारता है, वहां चंद्रमा उच्च का नहीं हो सकता। चंद्रमा को वृषभ राशि में ही उच्च का होना है। इस प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने एक परंपरा बनाई है, एक मेथड दिया है उच्च का और नीच का। और जब यही नीच के ग्रह उस नीचता को भंग कर देते हैं तो वो एक राजयोग का निर्माण कर देते हैं, शुभ फल देने लग जाते हैं। और शुभ, उसी शुभता के कारण, क्योंकि वहां बल मिल जाता है, उसका जो जिस भाव में बैठा हुआ है उसका राशि केंद्र में जाने पर उस ग्रह की नीचता को खत्म करके उसको बल दे देता है और उसी कारण वो राजयोग का निर्माण करते हैं। दर्शकों, एक नए विषय के साथ पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।